मैंने बताया एंटी टैंक मिसाइल है। 1983 में इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ। 5 किलोमीटर से ज्यादा ये मारक क्षमता इसकी है, यानी कि इवन आफ्टर 5 किलोमीटर इट कैन हिट। पहली बात। दूसरी चीज, नाग जो है वो हेलीकॉप्टर में भी माउंट होकर हंट कर सकता है टैंक्स को। नाग को बीएमपी के आप ऊपर माउंट कर सकते हैं। नाग को आप अलग से भी इस्तेमाल कर सकते हैं टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अच्छा, टैंक को डिस्ट्रॉय करना दोस्तों क्यों जरूरी है, टैंक को नष्ट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि टैंक के ऊपर छोटे मोटे हथियार कामयाब नहीं है। इतना मोटा उसके ऊपर तो आर्मर लगा रहता है। कई जगह रिएक्टिव आर्मर है, कई जगह अलग अलग किस्म के आर्मर हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने टैंक को बुलेट मारी और वो टैंक को छेद दे। खासतौर से जो टैंक का हल है वो तो खासी मोटा होता है, रीइंफोर्स स्टील का, रिएक्टिव आर्मर का, दुनिया भर का तामझाम। यानी कि टैंक को नष्ट करना बड़ा मुश्किल है। टैंक के इस्तेमाल क्या हैं ये मैं आपको बता देता हूं। सिर्फ एक टैंक कहते हैं कि टैंक की काट होती है। वैसे तो एंटी टैंक मिसाइल्स भी टैंक की काट है। आजकल हमने देखा ड्रोन भी टैंक की काट है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ टैंक होता है, लेकिन ट्रेडिशनल नॉलेज यही कहती है कि टैंक और टैंक आपस में लड़ते हैं। पहली चीज, टैंक कहां कामयाब हैं? फ्लैट टेरेन पे। लेकिन यह भी सच है कि आज की तारीख में टैंकों को फिबुआ के लिए, फिबुआ यानी कि फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज में भी टैंक का इस्तेमाल होता है। तो वहां पे नाग मिसाइल बड़ा कारगर हथियार है। नाग को आपने एम करा, नाग को शूट करा, नाग अपना टारगेट ढूंढ के टैंक को बर्बाद करने की क्षमता रखता है। जेवलिन मिसाइल्स हैं और स्पाइक मिसाइल है इजराइल की। ये सब जो बड़ी बड़ी मिसाइल्स हैं दुनिया की, उसके कंपैरेटिव है नाग, उससे कम नहीं है। और लोग कहते हैं साहब कि कितने हाई टेम्परेचर पे आपकी मिसाइल मार सकती है। जब एम्बिएंट टेम्परेचर आपका हाई हो, उससे हम मिसाइल को ग्रेड करेंगे। हजारों ग्रेडिंग के पैरामीटर्स हैं, उसमें टेम्परेचर भी एक होता है। नाग किसी भी टेम्परेचर में टारगेट को ठोक सकती है दोस्तों। दूसरा प्लेटफॉर्म जो आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ वो है नमिका। नमिका क्या है? नाग को जब आप एक प्लेटफॉर्म पे डालें, या प्लेटफॉर्म क्या है दोस्तों? ये बीएमपी है। और बीएमपी क्या है? बीएमपी एक ट्रूप कैरिंग आर्मर्ड व्हीकल है। आप इसको छोटा टैंक कह लीजिए। छोटा टैंक एक गलत परिभाषा है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं जानबूझ के छोटा टैंक कह रहा हूं। अगर टैंक में कैनन 105 mm की होती है, इसमें कैनन छोटी रहती है। इसमें आर्मर इतना नहीं होता। जैसे टैंक का वेट आप लगा लीजिए 40 टन, 45 टन, 50 टन, इवन 60 टन। अर्जुन टैंक फुली लोडेड इज मोर देन 60 टन। लेकिन जो बीएमपी है 14, 14.5, 15 टन में बीएमपी आ जाता है। इस बीएमपी के ऊपर नमिका प्लेटफॉर्म में आप 6 नाग मिसाइल लगाएंगे। 6 नाग मिसाइल आपने लगाई तो 6 आपकी फिट हैं लॉन्चर पे और 6 आपकी पीछे लगी हैं। यानी कि 12 शॉट्स एक साथ में वो फायर कर सकता है। 12 मिसाइल एक साथ नमिका फायर कर सकती है। और 40 से लेकर 50 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे ओपन टेरेन में। क्रॉस कंट्री 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा। पानी में राउंड 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये देखिए, आइडियल कंडीशंस की बात होती है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो क्या मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेटली बता रहा हूं? शायद नहीं, क्योंकि लड़ाई में ऐसा नहीं होता है। सामने कुछ ऑब्स्टिकल आ जाए, सामने कुछ भी आ जाए तो स्पीड बदल जाती है। लेकिन एक अनुमान से आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, ये ऐसी चीज है कि बीएमपी भी टैंक के खिलाफ लड़ सकता है। कैसे? नाग मिसाइल इस्तेमाल करके। यानी कि एक बीएमपी के प्लेटफॉर्म पे आपने नाग मिसाइल डाली, वो बन गई नामिका। और नामिका फिर टैंक हंटर के तौर पे काम करती है। पानी के अंदर, दलदल के अंदर, जमीन के अंदर, वो रेतीला इलाका हो, वो हिली टेरेन हो, जहां पे भी टैंक होगा, नमिका उसको ढूंढ लेगी और उसको बर्बाद कर देगी। तीसरा प्लेटफॉर्म जो रिपब्लिक डे परेड में शोकेस करा गया दोस्तों, वो है पिनाका। नाम तो आपने सुना होगा, पिनाक यानी कि शिव जी का धनुष, उसके नाम पे रखा गया पिनाक का। 214 mm इसका कैलिबर है। 300 mm की बात चल रही है। कहा जाता है कि 44 सेकंड में 12 रॉकेट फायर करता है पिनाका। और दोस्तों, पिनाका की क्या खासियत है कि एक बार पिनाका के रॉकेट चले गए तो 800 बाय 800 मीटर का एरिया, अगर ज्यादा लॉन्च करें तो 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, लेकिन 800 बाय 800 मीटर मिनिमम वो एरिया कहते हैं पिनाका राख कर देता है। जहां पे पिनाका के रॉकेट्स गिरते हैं वो एरिया खत्म। अब पिनाका भारत दूसरे देशों को भी बेच रहा है। भारत कह रहा है आप लीजिए हमसे। तो भारत और देशों को, साउथ अमेरिका में देश हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं, अफ्रीका में देश हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं। तो भारत दुनिया भर के देशों को बोल रहा है कि ये हमारा वेपन प्लेटफॉर्म है पिनाका, ये अचूक है,
पिनाका चल गया, बर्बाद। मैंने तो इसलिए भी बोला था कि और भी जगह इसको बताना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए। और मैं तो इस चीज को कहता हूं कि हमें दूसरी कंट्रीज से परमिशन लेनी चाहिए। जैसे सऊदी अरब है, सऊदी अरब को हथियारों की जरूरत पड़ती है, अरब देशों को हथियारों की जरूरत पड़ती है। जो हमारे मित्र अरब देश हैं, उनके यहाँ फायरिंग रेंजेस हैं, उनके यहाँ बड़े बड़े रेगिस्तान हैं। आप यहां से फ्लाई करिए 2-3 पिनाका और उनको वहीं पे दिखाइए। कह रहा आपकी जमीन में हम आपको दिखाएंगे पिनाका चलता कैसे है। वहां पे शेखों को खड़ा करिए एक लाइन में और शेखों को बोलिए, देख शेख उड़ रहा है पिनाका, तब शेख को समझ में आएगा। तो ऐसा करना चाहिए, भारत कर भी रहा है, भारत लोगों से बात कर रहा है। पिनाका अचूक है दोस्तों। एक बार मैं आपको बोल रहा हूं, इट इज लाइक द फाइनल आर्ग्यूमेंट। जब बहस होती है ना दो लोगों में, फिर एक बंदा कोई ऐसी बात कर देता है कि दूसरा बंदा चुप हो जाता है। पिनाका उस टाइप का है। एक बार पिनाका फायर हो गया, दूसरी पार्टी चुप। फ्लाईपास्ट के दौरान आपने देखा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। दोस्तों 5 टन से ज्यादा इसका वेट है, 250 से ज्यादा इसकी रफ्तार है और 500 और 600 के बीच में इसका रेंज है, 500 और 600 किलोमीटर। ये अकेला हेलीकॉप्टर है पूरी दुनिया में जो कि एक अटैक गनशिप है, राइट। हेलीकॉप्टर गनशिप है, अटैक हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर से टेक ऑफ कर सकता। अच्छा, प्रचंड की एक कहानी है बड़ी सुंदर। जब भारत के सैनिक कारगिल में लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारे पास वही रशियन हेलीकॉप्टर गट 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 करके ऊपर, तो उनको मॉडिफाई करके वहां से कोई किसी से सामान हटाया, कुछ अंदर से हटाया, कुछ सीट्स हटाई, उसको हल्का करा, किसी तरीके से हल्का करे। लेकिन कारगिल की कई सीखें थी दोस्तों। कारगिल की लड़ाई हुई पाकिस्तान और भारत के बीच में, आपको पता है 1999 में। तो हमने कारगिल से कई सारी चीजें सीखी, कारगिल के युद्ध से कई सारी चीजें सीखी। उनमें से एक जो चीज हमने सीखी थी वो ये थी कि हमें एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर चाहिए। अब आप बोलेंगे साहब लाइट क्यों, अपैची क्यों नहीं? अपैची भी शानदार है दोस्तों। अपैची एक खास टेरेन के लिए बना है, अपैची एक खास माहौल के लिए बना है। वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता फौज में, वन साइज फिट्स ऑल हो भी नहीं सकता फौज में। जहां पे आपको 9mm की गोली का इस्तेमाल करना है वहां पे आप 7.62 ना करें तो बेहतर है। और ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल ना दें कि 7.62 तो ज्यादा तगड़ी होती है तो इसको मारो तो ठाठा हो जाए, ऐसा नहीं होता। हर एक जगह अलग अलग वेपन प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो उस समय के लिए उपयुक्त है। अब अगर हम यहां पे अपैची यूज करते हैं, अपैची आपने देखा है स्क्रीन पे, देखिए अपैची हेलीकॉप्टर, अगर यही अपैची हेलीकॉप्टर हम कारगिल में इस्तेमाल करेंगे, इतना उड़ नहीं पाएगा। ये टेक ऑफ और लैंडिंग में इसको बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि अपैची एक हेवी हेलीकॉप्टर है। इट्स अ मैसिव हेलीकॉप्टर, इट्स वेरी हैवी। इतनी हैवी चीज वहां पे उड़ नहीं पाती आराम से। वहां से टेक ऑफ और लैंडिंग में इसको प्रॉब्लम होगी, मैन्यूवरेबिलिटी में प्रॉब्लम होगी, ऑपरेशंस में प्रॉब्लम होगी। इसलिए जानबूझ के एक हल्का हेलीकॉप्टर बनाया प्रचंड। प्रचंड जो कि 5000 मीटर यानी कि 15000 फीट अबव सी लेवल, सुपर हाई ऑल्टीट्यूड। कैन यू इमेजिन? फौज में इसको कहते हैं सुपर हाई ऑल्टीट्यूड। 9000 पे हाई ऑल्टीट्यूड हो जाता है, ये सुपर हाई ऑल्टीट्यूड है। सुपर हाई ऑल्टीट्यूड से ये टक करके टेक ऑफ करेगा, अपना मिशन करेगा पूरा, दुश्मन को बर्बाद करेगा और वापस एयरबेस आ जाएगा। यह है प्रचंड। अगला जो हेलीकॉप्टर आपने देखा वो था ALH ध्रुव। दोस्तों भाई 5.5 टन तकरीबन का, जिसको हमने बोलीविया, जिसको हमने नेपाल, जिसको हमने और देशों में भी एक्सपोर्ट करा है। ये ट्रांसपोर्ट के भी काम आता है और पर्सनल की मूवमेंट के भी काम आता है। आपको पता है पहले चेतक और चीता आपने देखा, तो वैसे वो स्लेज नीचे लगे रहते थे, वो चीता था छोटा सा फुदक्का टाइप का चीता। वो टेक्नोलॉजी 60 साल पुरानी हो चुकी है और 60 साल की टेक्नोलॉजी को वही पॉलिश करके और ऑयलिंग शॉयलिंग करके अपने जमाने का अच्छा हेलीकॉप्टर था चीता, अपने जमाने का अच्छा हेलीकॉप्टर था चेतक। लेकिन नए जमाने के लिए भारतीय हेलीकॉप्टर आपको चाहिए जो लेटेस्ट 21st सेंचुरी हेलीकॉप्टर्स हो, जिसमें लेटेस्ट एवियोनिक्स हो, लेटेस्ट वेपन सिस्टम्स हो और भारत में बना हो। यह डिजाइन करा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने दोस्तों, और इसका नाम है ALH ध्रुव। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि फ्रांस का प्रेसिडेंट आए या फ्रांस का प्रेसिडेंट ना भी आए और राफेल ना उड़े, ये तो हो नहीं सकता। तो कुछ साल पहले भारत ने 36 राफेल इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदे। दोस्तों मैं बता दूं इसके पीछे कंट्रोवर्सी हुई, बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। लोगों ने यहां तक बोला कि चौकीदार चोर है। कहने की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या उनकी सरकार ने इसमें शायद कुछ, ऐसा ऑपोजिशन का कहना है कि शायद कुछ घपला उपला करा हो। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, क्लीन डील थी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील, इसमें घपले की क्या बात है, इसमें कोई बिचौलिया तो है नहीं, ये तो क्लीन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है।
दोस्तों ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हमारी बदकिस्मती है कि जब भी हमारे सिपाहियों को, जब भी हमारी फोर्सेस को कोई नया वेपन मिलता है, उसके पीछे कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ा कर देता है। और ये कंट्रोवर्सी कौन खड़ी करते हैं, मैं आपको बताता हूं। क्या आपको लगता है ये कंट्रोवर्सी हमारी ऑपोजिशन पार्टीज खड़ी करते हैं? नहीं, वो तो सिर्फ आग में घी डालते हैं, लेकिन आग जलाता कौन है? जिसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता वो आग जलाता है। मैं आपको आज बता रहा हूं, ये फैक्ट है। जिसको नहीं मिला राफेल, ऑब्वियसली 2-3 और लोग होंगे, 2-3 और लोग होंगे जो कि कंसिडरेशन में होंगे। फिर एयरफोर्स को लगा कि राफेल बेस्ट है, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, बेस्ट इन ऑपरेशंस, बेस्ट इन फ्लाइट, बेस्ट इन वेपन सिस्टम्स, बेस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ रडार शडार सब एयरफोर्स ने देखा। फिर एयरफोर्स ने बोला चलो राफेल लेते हैं। पॉलिटिकल कंसिडरेशन भी हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल कंसिडरेशंस जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस होते हैं कि आप अमेरिका पर रिलाई नहीं कर सकते इतना, फ्रांस आपका मजबूत पार्टनर है। ये हो सकती है बात, और होनी भी चाहिए ये बात। तो दोस्तों क्या होता है, लोगों ने कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, कंट्रोवर्सी के पीछे चीन का भी हाथ था। चीन नहीं चाहता था कि भारत के पास राफेल आए। देखा होगा कि किस तरह से भारत ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, जिसे देखकर दुनिया भी हैरान रह गई और साथ ही साथ पाकिस्तान भी डरकर बैठ गया है कोने में। लेकिन आज के गणतंत्र दिवस में एक खास बात हुई है जिसे आपने देखा होगा। 40 साल बाद पारंपरिक तौर से बग्घी की वापसी हुई है, जो पहले जिसमें राष्ट्रपति बैठकर जाते थे, लेकिन किस वजह से इसको बंद कर दिया गया है वो आज हम आपको बताएंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस वक्त मुख्य अतिथि हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैक्रोन के साथ में पारंपरिक घोड़ा बग्घी में बैठकर कर्तव्य पथ पर पहुंची। ये जो ट्रेडिशन है वो 40 साल बाद आया। काफिले में घोड़ों के ऊपर लाल वर्दी में पुरुष शामिल थे। इस ट्रेडिशन को 1984 तक फॉलो किया गया, लेकिन उसके बाद सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया था। 1984 तक गणतंत्र दिवस समारोह के लिए राष्ट्रपति बग्घी का उपयोग करते थे, लेकिन उसके बाद जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो इसको बंद कर दिया गया। सुरक्षा कारणों की वजह से इसे बंद किया गया और इसके बाद राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा के लिए लिमोजिन का उपयोग करना शुरू किया। घोड़े से खींची जाने वाली बग्घी में सोने की परत चढ़ी हुई है। यह बेहद आरामदायक है। स्वतंत्रता से पहले इसका उपयोग वायसराय द्वारा किया जाता था और बाद में ये राष्ट्रपति भवन में रखा गया। इससे पहले 2014 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बीटिंग रिट्रीट समारोह में भाग लेने के दौरान 6 घोड़ों वाली बग्घी की सवारी करके राष्ट्रपति परंपरा को पुनर्जीवित किया था। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 16 और केंद्र सरकार के